नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक के अध्याय 1 भारतीय संविधान का। पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था, आज उसके आगे भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया होते होते भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वह काफी दशक पुराना हो गया था और इन दशकों में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न अनुभवों ने राष्ट्रवादी लोगों को यह जरूर ध्यान में दिला दिया था कि देश की स्वतंत्रता के बाद भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी औपनिवेशिक काल के समय भारत में जिस प्रकार के कानूनों को लागू किया गया था वह कानून भारतीय जनमानस को बहुत हद तक प्रभावित करने वाले थे और इस प्रकार से प्रभावित करने वाले थे कि जिससे भारतीय नागरिकों का शोषण होता था। 1934 में भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तब ही संविधान बनाने के लिए जो विचार मन में आया, तो यह विचार एकदम प्रबल हो गया था कि हमें इस प्रकार का संविधान बनाना है जो देश के नागरिकों का शोषण नहीं करे और सरकार जो बने उस सरकार में भी देश के नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो। जब भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, दिसंबर 1946 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ। 300 सदस्यों ने मिलकर के भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब प्रारंभ की तो संविधान निर्मात्री सभा के सामने अनेकों चुनौतियां थी और उन चुनौतियों से पार पाना, उन चुनौतियों का सामना करके भारत के लिए एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण करना, यह अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने उन चुनौतियों का बहुत सफलतापूर्वक सामना किया और एक ऐसा संविधान हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसने इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की और भारत के नागरिकों के लिए इस प्रकार के शासन की व्यवस्था की जिसमें वे अपना सुख के साथ, समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ और अपने सब प्रकार के अधिकारों की रक्षा करते हुए उस शासन का अंग बन सकें। देश विभाजन उस समय तय हो गया था। देश में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल थी। लोगों का धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस में उस समय बहुत बड़ी उथल पुथल थी। उस उथल पुथल का सामना करते हुए भी भारत के लोगों ने एक इस प्रकार का संविधान बनाया जो दुनिया के सामने उदाहरण बना। अब वह उदाहरण कैसे बना, ऐसा उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या उसके लक्षण थे, तो प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत के संविधान में एक व्यवस्था जोड़ी गई, संघवाद। संघवाद का अर्थ होता है कि देश में, चूंकि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इतने बड़े क्षेत्रफल में कोई एक सरकार, जब हम भारत को ध्यान में करते हैं तो भारत में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताएं, धार्मिक विभिन्नताएं, यहाँ खान पान का अंतर है, भौगोलिक विषमताएं भी है देश में, तो सब प्रकार के लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इस प्रकार की इतनी विविधताओं के होते हुए किसी एक इतने बड़े विशाल देश में कोई एक सरकार शासन चलाए और उन सब लोगों के लिए वो शासन सुखकारी हो, सब लोग उस शासन को प्रभावी रूप से चला पाए या मान सके, ऐसा संभव नहीं था। तो देश के संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि भारत एक संघ होगा जिसमें विभिन्न राज्य होंगे और एक केंद्र के रूप में सरकार जो होगी वो विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर के सरकार का संचालन करेगी। तो भारत में राज्यों के समूह को मिलाकर के एक संघ बना जिसे भारत कहा गया। राज्य और केंद्र, चूंकि दो सरकारों का स्तर था अलग अलग, तो दोनों सरकारों के बीच में किसी भी प्रकार का टकराव पैदा नहीं हो, केंद्र अपने तरीके से काम करें, राज्य भी अपने तरीके से काम कर सकें। तो राज्यों का विभाजन भी प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधताओं को, क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रख करके राज्यों का निर्माण किया गया और उन सब राज्यों के निर्माण से एक राष्ट्र भारत बना। चूंकि राज्य एवं केंद्र अलग अलग इकाइयां थी तो उनके शासन के बीच में भी स्पष्ट बंटवारा आवश्यक था। इसलिए भारत में राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का बंटवारा भी भारत के संविधान में एकदम स्पष्ट रूप से किया गया। हम सब जानते हैं कि राज्य एवं केंद्र दोनों की सरकारें होती है और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकारों का उपयोग करके देश की जनता के लिए कानून बनाती है।
एक कानून बनाने के लिए चूंकि राज्य एवं केंद्रों की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो और कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का बंटवारा और कौन सी सरकार किस लिए कहां कानून बनाएगी, इसके लिए भारत के संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान किया। एक सूची होती है संघ सूची, एक सूची होती है राज्य सूची और तीसरी सूची होती है संवर्ती सूची। अब यहां जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, उसमें यह है कि संघ सूची में जिन जिन विषयों का वर्णन किया गया है, संघ सूची में कोई 100 विषयों का वर्णन किया गया है, उन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केवल और केवल मात्र केंद्र की सरकार को दिया गया। उस पर कानून बनाने का काम भारत की संसद करेगी, यानी केंद्र की सरकार करेगी, और उसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो राज्य सूची है उसमें कोई 61 विषयों का समावेश किया गया जिन पर कानून बनाने का अधिकार शुद्ध रूप से राज्य सरकारों को दे दिया गया। उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं था, न ही केंद्र उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता था। दूसरा था संवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय थे जो राज्य के महत्व के भी थे और केंद्र के महत्व के भी थे, तो उन विषयों पर ऐसे कोई 52 विषय है संवर्ती सूची में जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को दे दिया गया। दोनों ही सरकारें उन पर कानून बनाती है, लेकिन कभी यदि ऐसी टकराव की स्थिति बन जाती है कि केंद्र और राज्य का कानून जो है वो आपस में टकरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि केंद्र एक बड़ी इकाई है, इसलिए केंद्र की कानून जो होगा वो मान्य होगा। जैसे एक चौथा विषय और होता है जिसको अपशिष्ट विषय बोलते हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अपशिष्ट विषय का मतलब होता है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों ही सूचियों में जो वर्णित विषय है, उन विषयों में यदि कोई विषय छूट जाए, कई विषय ऐसे होते हैं तत्कालिक समय के साथ नए विषय आते हैं, उन विषयों पर यदि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां कानून बनाने का काम केवल और केवल मात्र केंद्र की सरकार करेगी। यानी एकदम भारत के संविधान में इतना स्पष्ट विभाजन है केंद्र की सरकार के, राज्य की सरकार के अधिकारों का कि किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति कभी पैदा नहीं होती है। तो भारत में संघवाद और राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का बंटवारा भारत के संविधान में इस प्रकार से किया गया है कि कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। यह भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया। हम जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र एवं राज्य ऐसी 2 इकाइयां हैं। संसदीय शासन पद्धति का मतलब है एक निश्चित समय बाद, भारत में चूंकि हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, हर 5 वर्ष बाद देश की जनता एक नई सरकार का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें देश के जितने भी वरिष्ठ मताधिकारी हैं वो सारे के सारे अपने मत का उपयोग करते हैं और हर 5 वर्ष बाद अपने मन से, अपने हित में, जनता के हित में जो काम करने वाली सरकार है या लोग हैं उनको चुन करके सत्ता में भेजती है। तो संसदीय शासन पद्धति में 2 स्वरूप है, केंद्र और राज्य। केंद्र में एक राष्ट्रपति होंगे, एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी और इनसे मिलकर के केंद्र सरकार का गठन होगा। ऐसे ही राज्यों में एक राज्यपाल होगा और एक विधानसभा और एक विधान परिषद होगी। इन तीनों से मिलकर के राज्य सरकार का गठन होगा। यहां लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसदीय पद्धति में केंद्र के लिए अनिवार्य संसदीय सभाएं हैं, लेकिन चूंकि हम जब राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं तो राज्य में विधान परिषद यह आवश्यक इकाई नहीं है। राज्यों में कई राज्य भारत में ऐसे हैं जहां विधान परिषद है ही नहीं, विधानसभा ही है केवल। वो एक अलग चीज है, उसका निर्माण कैसे होता है वो हम अगले अध्यायों में जब पढ़ेंगे तो इस विषय में हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। चूंकि शक्तियों के बंटवारे का मतलब यह है कि कोई भी सत्ता जो है, चूंकि 5 वर्ष के लिए जब सरकार चुन करके आती है तो सरकार जो है वो निरंकुश नहीं हो जाए, सारी की सारी शक्तियां जो है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो जाए, तो शक्तियों का विभाजन भी बहुत आवश्यक है। इसलिए भारत के संविधान ने शासन के 3 अंग निर्धारित किए, जिसमें हमने पढ़ा है कि भारत में एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। विधायिका यानी संसद का वह अंग जो कानून बनाने का काम करता है, यानी सीधे सीधे जो जनता से चुनकर आते हैं और जो कानून निर्माण का काम करती है, वह संस्था विधायिका कहलाती है। दूसरा है कार्यपालिका। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम जो है वो विधायिका करती है, वो कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका और विधायिका अपने काम को ठीक प्रकार से करें, उन सबकी देख रेख करने का काम भारत में न्यायपालिका करती है। ये तीनों ही अंग एक स्वतंत्र अंग है, तीनों ही एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर भी है, तीनों ही एक दूसरे को संभालने का काम करती है। यदि कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करें तो विधायिका जो है वो उस पर अंकुश लगा सकती है। यदि न्यायपालिका ठीक से काम नहीं करें तो विधायिका उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि कार्यपालिका और विधायिका ठीक से काम नहीं करें तो न्यायपालिका अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनको नियंत्रित कर सके। यानी तीनों स्वतंत्र भी है और तीनों एक दूसरे पर आश्रित भी है।
चौथा है मौलिक अधिकार। चूंकि भारत पर जब अंग्रेजों का राज था उस समय भारत के लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न था कि देश के नागरिक अपना जीवन सुख से कैसे जी सकें, स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन कैसे जी सकें, वे अपनी मनमर्जी से अपने देश में एक खुली हवा में श्वास लेकर के अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकें, अपने देश को कैसे सुंदर बना सकें। इसके लिए भारत के संविधान में भारत के लोगों के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। वैसे जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में भारत में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, लेकिन एक संपत्ति का जो अधिकार था वो बाद में हटा दिया गया। वर्तमान में भारत के संविधान में भारत के लोगों के लिए 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार। थोड़ा हम संक्षिप्त इसके बारे में समझेंगे। समानता के अधिकार से मतलब यह है कि देश में किसी भी नागरिक के साथ जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, लिंग के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी सरकार की दृष्टि में सारे लोग जो है वो समान होंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति जो है वह स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सके, स्वतंत्रता के साथ अपने काम कर सके, जिसमें वह अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल का, किसी संगठन का, किसी संस्था का वो निर्माण कर सके, सरकार के पक्ष में या विरुद्ध में वो अपनी बात भी रख सके। यह है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देश में किसी भी व्यक्ति का लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर शोषण नहीं हो, मानव तस्करी जो है वह नहीं हो, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं या जो शिशु है उनको काम करा करके उनके विरुद्ध किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सके, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम सब जानते हैं कि भारत बहुधार्मिक देश है, विभिन्न धर्म संप्रदायों को मानने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, हम जानते हैं किसी भी देश में बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद यह बहुत गंभीर समस्या होती है, तो इस प्रकार की समस्या अपने देश में नहीं हो, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म या संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति को अपनी संस्कृति और अपनी शैक्षणिक विरासतों को बचा करके रखने का अधिकार भी उसके पास सुरक्षित है। छठा है संवैधानिक उपचार। यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह भारत के संविधान में जो ये 6 मूल अधिकार है, इन 6 मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। यदि इन ऊपर वर्णित 5 अधिकारों का किसी भी प्रकार से सरकार जो है वो पालन नहीं करती या व्यक्ति को लगता है कि मेरे इन 5 अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो ये जो छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार का वह पालन करके भारत की न्यायपालिका की चरण ले सकता है, जिसमें न्यायपालिका संवैधानिक उपचारों के अधिकार का पालन करके इन 5 अधिकारों की उसकी सुरक्षा करेगी। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यह भारत के शेष नागरिकों को दिए गए शेष सारे अधिकारों की सुरक्षा करने का काम भी संवैधानिक उपचार करता है। 5वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। शब्द से स्पष्ट है धर्मनिरपेक्षता, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है, यह अलग से भी उसका वर्णन एक विशेषता के रूप में किया गया है कि भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। सरकार धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी और सरकार की दृष्टि में या राज्य की दृष्टि में सभी जो धर्म है वह समान होंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्मों को अपने प्रचार के लिए और अपनी संस्कृति एवं अपनी विरासतों को संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त माध्यम होगा, वो पर्याप्त रूप से अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम राज्य एवं सरकार इन 2 शब्दों के बीच में अंतर समझेंगे और साथ में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।